नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल KR एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का चैप्टर 1 जिसका रिवीजन। तो चैप्टर का नाम है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस चैप्टर से हमारे परीक्षा में 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का। तो चलिए आज का हमारा सेशन ये स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इटली का एकीकरण। तो इटली के एकीकरण में हमारे जूसेप्पे मैत्सिनी की क्या भागीदारी रही थी वो पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जूसेप्पे मैत्सिनी कौन था? ये इटली का एक क्रांतिकारी योद्धा था और इनका जन्म है जो 1807 ईस्वी को जेनोवा में हुआ था। और इस जूसेप्पे मैत्सिनी में देशभक्ति की भावना जागृत थी और उन्होंने इटली के एक गुप्त संगठन था जिसका नाम था कार्बोनारी गुप्त संगठन, उसका ये सदस्य बना था। और 24 वर्ष की आयु में ही उन्होंने लिंगोरिया में एक क्रांति हुई थी और उस क्रांति में उन्होंने भाग लिया था। और 1831 ईस्वी में चल करके ये मार्सेई में यंग इटली नामक संगठन की स्थापना करते हैं और पुनः 1833 ईस्वी में ये बर्न में यंग यूरोप नामक संगठन की स्थापना करते हैं। मैत्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार राष्ट्रीय मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है। विद्यार्थियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैत्सिनी किस में विश्वास रखते थे? तो मैत्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार राष्ट्रीय मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है। नेक्स्ट हमारा जो है इटली के एकीकरण में योगदान रहा था वो रहा था काउर का। तो काउर कौन था? काउर था सार्डिया पिंडमार्क का प्रधानमंत्री। काउर के प्रयास से फ्रांस और सार्डिया पिंडमार्क के मध्य एक संधि हुई और उस संधि को किस नाम से जाना जाता था विद्यार्थियों? वो संधि थी प्लाम्बेर्स की संधि। और इस संधि के तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ सार्डिया पिंडमार्क को सैनिक सहायता दी थी और परिणाम इस युद्ध का यह हुआ कि 1859 ईस्वी में सार्डिया पिंडमार्क और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध हुआ और उस युद्ध में जो ऑस्ट्रिया है वो पराजित हो गया। अब इटली के एकीकरण में नेक्स्ट जो योगदान रहा था वो रहा था गैरिबॉल्डी का। तो विद्यार्थियों, गैरिबॉल्डी इटली का एक स्वतंत्रता सेनानी था और इनका जन्म है जो 1807 ईस्वी में हुआ था। और इन्होंने 1833 ईस्वी में जो जूसेप्पे मैत्सिनी ने यंग इटली का संगठन बनाया था उसका सदस्य बना। और 1834 ईस्वी में एक पिंडमार्क में एक विद्रोह होता है और इस विद्रोह में ये भाग लेता है, लेकिन ये विद्रोह है जो पिंडमार्क के सम्राट के द्वारा कुचल दिया जाता है। तो यहाँ से गैरिबाल्डी है वो फरार हो जाते हैं और अमेरिका चले जाते हैं और यह 1848 ईस्वी तक अमेरिका में ही रहते हैं। और धीरे धीरे वो 1854 ईस्वी में गैरिबॉल्डी है वापस इटली आते हैं और यहाँ आकर के वो विक्टर इमैनुअल द्वितीय का समर्थन करते हैं और इसी का समर्थन पा करके ये क्या करते हैं 1860 ईस्वी में 1000 लोगों के अभियान का ये नेतृत्व करते हैं, यानी इस अभियान का संचालन करते हैं। और धीरे धीरे इस 1000 लोगों के अभियान में 30,000 से ज़्यादा लोग हैं वो जुड़ गए थे और यही अभियान विद्यार्थियों आगे चल करके रेड शर्ट्स के नाम से जाना जाने लगा। तो इसके बाद में गैरिबॉल्डी ने 1860 ईस्वी में दक्षिणी इटली और सिसिलियों को राज्यों को पिंडमार्क में मिला लिया और 1867 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? गैरिबॉल्डी ने रोम पर आक्रमण किया था, लेकिन गैरिबॉल्डी वहां पर क्या हो गया था? पराजित हो गया था। तो विद्यार्थियों, ये था हमारा इटली का एकीकरण में इन 3 महत्वपूर्ण व्यक्तियों की भूमिकाएं। अब हम पढ़ेंगे जर्मनी का एकीकरण। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं जोल्वेराइन। तो विद्यार्थियों, जोल्वेराइन क्या था कि नेपोलियन बोनापार्ट के समय क्या था कि जर्मन जो है वो 39 राज्यों में विभक्त था और उन 39 राज्यों को जो नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, इकट्ठा करके एक संघ बनाया जिसका नाम रखा महासंघ। और इसी संघ के की जो मुद्रा थी वो सभी की नाप तोल प्रणाली थी वो क्या थी? अलग अलग थी। और इनसे व्यापारियों को वस्तुओं को बेचने के लिए हैम्बर्ग से न्यूनबर्ग तक जाने के लिए 11 प्रकार के सीमा शुल्क है वो देने पड़ते थे और इसको प्रत्येक बार है जो शुल्क होता था वो 5% होता था। तो इसके चलते व्यापारी को जो व्यापार करने में था विद्यार्थियों बहुत कठिनाई आती थी और इस समस्या के निवारण के लिए प्रसा राज्य की पहल पर जोल्वेराइन की स्थापना की गई थी। यानी किसकी पहल कर जोल्वेराइन की स्थापना की गई? तो विद्यार्थियों, जोल्वेराइन की जो स्थापना है वो जर्मनी के प्रसा राज्य था उसकी शुरुआत पर की गई थी और इसकी स्थापना है वो 1834 ईस्वी में की गई थी। और इस जो जोल्वेराइन नामक संघ था ये एक प्रकार का क्या था? एक प्रकार का शुल्क संघ था और इस शुल्क संघ में जो जर्मनी के अधिकांश राज्य थे वो इस शुल्क संघ में शामिल हो गए। और व्यापारियों को इस संघ के द्वारा क्या फायदा हुआ कि व्यापारियों को माल बेचने में सीमा शुल्कों का छुटकारा मिल गया और अलग अलग मुद्रा की जगह अब है जो जोल्वेराइन संघ के तहत क्या कर दी गई थी? जर्मनी की मुद्रा को 2 प्रकार की मुद्रा में सिमट दिया गया और इसी के चलते यहाँ पर क्या हुआ? जो व्यापारी वर्ग थे उसको व्यापार करने में आसानी प्राप्त हुई। नेक्स्ट हमारा जो जर्मनी के एकीकरण में योगदान था वो था फ्रैंकफर्ट संसद का। तो विद्यार्थियों, फ्रैंकफर्ट संसद क्या थी? जर्मनी का एक नया संविधान बनाने की क्या थी? ये एक प्रकार की संस्था थी और इसको संविधान बनाने के लिए क्या हुआ था?
18 मई 1848 ईस्वी को फ्रैंकफर्ट संसद में 831 निर्वाचित जर्मनी के राज्यों के सदस्यों की एक बैठक होती है और उस बैठक में क्या होता है विद्यार्थियों, जर्मन का जो राष्ट्र है उसका संविधान बनाकर तैयार किया जाता था। अब संविधान बनाने के लिए बाद में क्या होता है कि जर्मनी का अब अध्यक्ष कौन बनेगा, इसी की कड़ी में ये 831 जो सदस्य हैं वो मिलकर तय करते हैं कि राष्ट्र की अध्यक्षता ऐसे राजा को सौंपना है जो संसद के अधीन रहे, यानी जो फ्रैंकफर्ट संसद है उनके 831 सदस्यों के अधीन रहकर राजा है वो कार्य करेगा। लेकिन इसकी जो अध्यक्षता है सभी ने सोच विचार करके पर्सा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को बनाना सोचा, लेकिन पर्सा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने राजमुकुट धारण करने से मना कर दिया और इसी के चलते जो जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया थी वो भी क्या हो गई थी, असफल हो गई थी। अब हमारा नेक्स्ट जो व्यक्तित्व है वो है बिस्मार्क। तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या योगदान था, तो विद्यार्थियों पर्सा के सम्राट विलियम प्रथम तथा उसके प्रधानमंत्री थे, यानी ओटो वन बिस्मार्क जो थे वो जर्मनी के जो पर्सा राज्य थे उसके सम्राट के विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री थे और उन्होंने क्या किया था, जर्मनी के एकीकरण में पर्सा की सेना की सहायता ली थी, यानी पर्सा राज्य की जो सैनिक सहायता थी उसकी सहायता पाकर उन्होंने क्या किया, जर्मनी के एकीकरण के लोहे व रकत की नीति अपनाई। तो विद्यार्थियों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि लोहे व रकत की नीति किसने अपनाई थी, तो ओटो वन बिस्मार्क ने। और इसी नीति के चलते उन्होंने 1864 ईस्वी में डेनमार्क से युद्ध किया और युद्ध में पराजित किया, 1866 में ऑस्ट्रिया को पराजित किया और 1870 में फ्रांस से युद्ध करके फ्रांस को पराजित करके जर्मनी का जो एकीकरण है उसको पूरा किया था। और 18 जनवरी 1871 ईस्वी को बिस्मार्क ने वर्साई के शीश महल में पर्सा के सम्राट विलियम प्रथम को क्या बना दिया, जर्मन का सम्राट बना दिया। और ओटो वन बिस्मार्क को विद्यार्थियों जर्मनी के एकीकरण का जनक भी कहा जाता है। तो विद्यार्थियों ये थी चैप्टर 1 के दोनों जो एकीकरण की प्रक्रिया थी। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 के जो महत्वपूर्ण शब्दावली हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण शब्द आता है हमारा रोमानीवाद। तो विद्यार्थियों रोमानीवाद क्या था, ये एक प्रकार का सांस्कृतिक आंदोलन था और जो है अपनी संस्कृति और सभ्यता को राष्ट्र के आधार पर बनाने पर बल देता था, यानी जो अपने राष्ट्र का विकास है वो अपनी संस्कृति सभ्यता और रीति रिवाज के अनुसार आगे बढ़ाना चाहते थे। राष्ट्रीय विकास की भावना को लोगों में जागृत करना और अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाना था। अब हमारा नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण शब्द है वो है ग्रिम्स बंधु। तो जेकब ग्रिम और विलियम ग्रिम ये दोनों क्या थे, भाई थे और इनका जो कार्य था वो प्राचीन गाँवों की जो लोक कथाएं थी उसको इकट्ठा करना, लोक पत्रिकाएं, लोक गाथाएं और लोकगीतों को एकत्रित करके क्या करते थे, ये जन जन तक पहुंचाते थे। अब नेक्स्ट शब्द है हमारा उदारवादी राष्ट्रवाद। व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता तथा कानून के सामने सबकी बराबरी ही क्या की थी, उदारवादी राष्ट्रवाद। अब है हमारा नारीवाद। नारीवाद क्या है, यह स्त्री पुरुष की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों का ज्ञान करवाना ही क्या कहलाता था, नारीवाद कहलाता। और नारीवाद राजनीतिक संगठन की स्थापना है वो लुइज ओटो पीटर्स ने की थी। नेक्स्ट टॉपिक है निरंकुशवाद। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सतह पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता वो निरंकुश सरकार होती है। यह अत्यंत केंद्रीकृत और सैन्य बल पर आधारित होती है, यानी जो निरंकुशवाद सरकार है वो क्या होती है, एक सीमित क्षेत्र पर होती है, उस पर अधिकार है वो सैन्य बल के प्रयोग से उस पर जो है शासन व्यवस्था चलाई जाती है। और ये एक महत्वपूर्ण कथन है, जब फ्रांस चीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। ये किसका कथन है, यह है मेटरनिक का कथन है। अब विद्यार्थियों नेक्स्ट है हमारा मारियोन कौन थी, तो मारियोन जो है जो फ्रांस राष्ट्र की एक नारी रूपक थी और फ्रांस नारी रूपक को लोकप्रिय जो ईसाई नाम था वो है मोरियन दिया गया था और इसका चिन्ह था लाल टोपी, तिरंगा और कलंगी। नेक्स्ट है जो जर्मन राष्ट्र की ये नारी रूपक थी और इनका जो मुकुट था वो बलूत के वर्ग से पत्तों से बना था और बलूत है जो जर्मन की वीरता का प्रतीक माना जा रहा था। जर्मेनिया की तलवार है जर्मन राइन की रक्षा करती थी। नारी रूप में जर्मेनिया का चित्र जर्मनी की स्वतंत्रता और अखंडता को दर्शाता है। विद्यार्थी उसके बाद में जो महत्वपूर्ण गुण है वो है टूटी हुई बेड़िया, उसका मतलब है आज़ादी मिलना। बलूत पत्तियों का मुकुट, इसका अर्थ है वीरता और बहादुरी। और उगते सूर्य की किरणें, इसका अर्थ है एक नई युग की शुरुआत। विद्यार्थियों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे ऐसे ही दूसरे चैप्टर के रिवीजन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।